नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। आज के सेलिब्रिटी सेक्शन है जो हमारा श्रृंखला, इसका जो हमारे आज के सेलिब्रिटी हैं वो हैं अभिनेता बॉबी देओल, जो सुपरस्टार धर्मेंद्र के पुत्र हैं। तो मेरा इस फैमिली के साथ विशेष स्नेह होने का कारण ये है कि ये मेरे ही शहर लुधियाना के पास ही बिलोंग करते हैं, वहाँ सानेवाल के। तो मेरा बचपन से ही इस फैमिली के प्रति बहुत झुकाव है। तो मैंने पहले इनके पिता धर्मेंद्र जी की भी कुंडली बनाई का भी वर्णन किया था। उसके बाद सनी, इनके बड़े भैया सनी देओल की भी कुंडली का विवेचन किया था। तो आज मन किया कि आपसे मैं बॉबी देओल की कुंडली का साझा करूं, भी उसके ग्रह कौन से हैं, कैसी दशाएं चल रही हैं, और उन दशाओं में या उसके ग्रहों से आपको लाल किताब के अनुसार कितनी सटीकता बैठती है, आपको सीखने को भी मिलेगा। तो इसलिए आज चर्चा करेंगे अभिनेता बॉबी देओल की। बॉबी देओल का जन्म 27 जनवरी 1967 यानी कि 27 जनवरी 1967 में बॉम्बे में हुआ। इनके जन्म का जो समय है, मुझे 3-4 समय दिए गए हैं, मगर मैंने 3-4 समय की कुंडलियां बनाई, मगर जो मुझे सटीकता बैठी, जो लाल किताब के हिसाब से, जो हम जैसे चेक करते हैं कुंडली को भी कुंडली ठीक है या गलत है, कि उसके हिसाब से, क्योंकि मुझे इनकी फैमिली के बारे में वैसे तो सब लोगों को पता है, ये पब्लिक के लोग होते हैं, इनका जो जीवन होता है वो सबको पता होता है। तो मुझे विशेष कुछ पता होने से ना, तो मैंने जो इनकी कुंडली बनाई है वो दोपहर के 12 बजे की बनाई है मैंने। ये 12 से लेकर 2 बजे तक इनकी यही कुंडली बनती है। हो सकता है 12:30 हो, 1 हो, तो उसमें दशा का थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, कुछ दिनों का या 1-8 महीने का। बाकी कुंडली यही रहेगी और दशा भी यही रहेगी। तो इनकी जो जन्म कुंडली है वो मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन के जो जातक होते हैं वो बड़े एंथुजियास्टिक होते हैं, उनमें काम करने की कुछ जल्दबाज जरूर होते हैं, मगर उत्साहित रहते हैं। तो जैसे मैं बॉबी को जानता हूँ या उसके बारे में, तो ये ऐसा ही लड़का है, हर टाइम वो उत्साह में रहता है। तो लगन में राहु है, चौथे घर में चंद्र बृहस्पति, जो इस कुंडली की जान है। चौथे घर में कर्क राशि में चंद्र बृहस्पति, गज केसरी योग, वो भी चंद्र की राशि में, वो भी चौथे घर में। चौथे घर में बृहस्पति को विक्रमादित्य का सिंहासन कहा गया है। जो राजा विक्रमादित्य थे, ऐसा सिंहासन जिसको 32 परियां लेके उठती हैं अपने परों पे, यानी कि दुनिया की हर एक ऐश्वर्य ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है जब बृहस्पति चौथे घर में है और अफ्लिक्टेड ना हो, और साथ में उसके चंद्रमा है। तो ये गज केसरी योग बना रहा है, चंद्रमा अपने घर का है, मगर चंद्रमा कर्क राशि होने से इनको बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी बनाता है। तो जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, इनका सेंसिटिव होना बहुत जरूरी होता है। तो ये बड़े भावुक इंसान भी हैं, गर्म मिजाज हो सकते हैं, क्योंकि मंगल इनका मंगलिक बनाता है इनको, 7th हाउस में बैठ के लगन को देखता है। थोड़े से गुस्से वाले हो सकते हैं, मगर भावुक भी बहुत होंगे। मगर जो चंद्र बृहस्पति है, इनकी कुंडली की जान है, इन्होंने पैदा होते ही, यानी कि एक धनवान के घर में पैदा हुए, खुद भी धनवान हुए। तो खैर इनके मैं ग्रहों का वर्णन करूंगा, तो अभी मैं बताता हूं। इनके 7वें घर में केतु मंगल है, सूर्य बुध इनका 10वें घर में है, और 11वें घर में शुक्र और 12वें घर में शनि है। ये इनकी कुंडली की स्थिति है। अगर हम चंद्र लगन से कुंडली बनाएं, क्योंकि लाल किताब में हम अगर कहीं सटीकता ना पता चलती हो कुंडली की, तो चंद्र कुंडली बना के देखी जा सकती है। तो चंद्र कुंडली में लगन में इनके कर्क लगन में चंद्र बृहस्पति, वहां लगन का राशि नहीं चलती, मगर लगन में चंद्र बृहस्पति, जैसे भगवान राम के थे कि आप भी राजा बाप भी राजा, तो ऐसे ही धर्मेंद्र का तो पता है, आप एक तरह राजा समान ही अपनी जिस ऊंचाई पे वो पहुंचे हैं, खुद भी राजा बाप भी राजा। तो इस प्रकार ये इनकी चंद्र कुंडली से भी ये, और चौथे घर में मंगल केतु, वही इनका गर्म स्वभाव, मगर चौथे घर में होने से, केतु के होने से इनको नेचुरली, और लगन में चंद्र होने से भावुक भी हैं। और सूर्य बुध सप्तम में, राहु दसम में समाज में बहुत लोकप्रिय बना देता है। शनि 9 में, मैं चंद्र कुंडली की बात कर रहा हूँ, शनि 9 में बेशुमार पूर्वजों की जायदाद देता है। तो इस प्रकार जो मैंने कुंडली बनाई, ये बनाई, और फिर इसका मैंने वर्षफल बना के देखा, वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले इनके ग्रहों की वर्णन की आपको कहूँ कि इनके ग्रह कैसे हैं। राहु इनका लगन में है,
तो राहु को लाल किताब में हाथी की संज्ञा दी गई है। तो वहां पे उन्होंने एक शेर से शुरू किया है कि राहु यानी कि हाथी, पहले घर को तख्त कहते हैं, यानी कि जो राजा का तख्त है वो पहला घर होता है। हाथी बैठा तख्त पे तो तख्त थर्राने लगा, सूर्य बैठा जिस घर में ग्रहण वहां आने लगा। तो सूर्य, अगर राहु पहले घर में बैठा हो तो सूर्य जिस भी घर में बैठता है उस घर के जो हालात होते हैं उनमें थोड़ा सा ग्रहण लगाता है। जैसे सूर्य इनके 10वें घर भाव में है, आप यहाँ कुंडली पे भी देख रहे होंगे, तो सूर्य इनके 10वें भाव में है, राहु इनका लगन में है। तो लगन का राहु 10वें भाव को जब प्रभावित करता है तो वहां क्या कहते हैं कि जो काम काज होता है, जो आदमी अपना व्यवसाय करता है, उसमें अनिश्चितता रहती है कि कभी ज्यादा कभी कम, कभी रुक गया कभी चल पड़ा, तो वैसा देते। मगर जो ऐसा हालात जो होते हैं ज्यादा से ज्यादा 48 साल की उम्र तक रहते हैं। मगर उसमें भी लाल किताब में दूसरे योग भी देखने पड़ते हैं, एक ग्रह से प्रेडिक्शन कभी नहीं वहां पे होती, योगों से होती है। तो उसमें लिखा है कि अगर कुंडली में राहु लगन में हो और बुध शुक्र कुंडली में इकट्ठे हो या उत्तम हो तो राहु के ग्रहण का असर सूर्य पे बिल्कुल ना होगा। इनका बुध और शुक्र है, बुध 10वें घर में और शुक्र 11वें घर में, वो बहुत अच्छी स्थिति में है। तो इस प्रकार इनके जो राहु का सूर्य पे ग्रहण का प्रभाव था वो बहुत ज्यादा कम हो गया होगा। चंद्र बृहस्पति, जिसकी अब मैं पहले बात कर रहा था, इनके 4थे घर में है। तो जन्म से ही धन का चश्मा चल निकले। अगर चंद्रमा बृहस्पति इकट्ठे हों 4थे घर में तो लिखा है कि जन्म से ही धन का चश्मा चल निकले। बड़े बरगद के पेड़ की तरह अपना कबीला सहायक बने। जैसे अपना कबीला, जैसे बहुत बड़ा कबीला जो बरगद के पेड़ की तरह इसको अपनी छत्र छाया में रखने वाला होगा, और ये भी अपने कबीले के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाला व्यक्ति होगा। मामूली पानी, ऐसे व्यक्ति की मामूली पानी की किश्ती भी बड़े भारी जहाज का काम देती है, यानी कि इसकी जो छोटी सी भी कश्ती है वो बहुत भारी जहाज का काम दे। चंद्र का फल बृहस्पति से अधिक बढ़िया होगा, क्योंकि चंद्रमा का अपना घर है, तो चंद्रमा का जो फल होगा वो बृहस्पति से भी बढ़िया होगा। यानी कि चंद्र किसको कहते हैं? मन की शांति, माँ और जमीन जायदाद, 4था घर। तो जमीन जायदाद बहुत होगी, माँ की उम्र लंबी होगी, माँ की सेहत ठीक होगी, माँ का भक्त होगा, और ये जो चंद्र के और भी जितने फल हैं वो सारे इसको अच्छे मिलेंगे, और दिल की शांति पूरी होगी, यानी कि इनका जो पीस ऑफ माइंड है वो बरकरार रहेगा। दोनों ग्रहों की चीजें और रिश्तेदार, यानी कि दोनों चीजों ग्रह हैं जो चंद्र और बृहस्पति, इनके रिश्तेदार यानी कि बृहस्पति बाप दादा, चंद्र माँ, मासी, ताई, चाची, वो सारे उत्तम फल देने वाले होंगे और इसके सहायक होंगे। फिर इनके केतु मंगल 7वें घर में आता है। मंगल केतु के साथ बद हो जाता है, ये ऐसा कहा गया है। मगर मंगल 7वें घर में जब केतु के साथ होता है तो मंगल नेकी में 2 गुना उत्तम होगा, उत्तम शक्ति का मालिक होगा व्यक्ति। और शनि शुक्र जब मिलते हों तो ये मंगल केतु की यहाँ जो स्थिति है 7वें घर में, ये मंगल को 3 गुना 2 गुना ज्यादा नेक बना देती है, बशर्ते कि शनि और शुक्र मिलते हों। अब देखिए, आप कुंडली देखिए यहाँ पे, तो शुक्र यहाँ 11वें घर में है और राहु और शनि यहाँ 12वें घर में है। तो ग्रामर के हिसाब से 11वां और 12वां घर ये आपस में मिल जाते हैं। तो शुक्र शनि इनके इस तरह आप आपस में लाल किताब की ग्रामर के हिसाब से मिल रहे हैं। तो यहां से जब शुक्र और शनि मिलते हैं तो इसके साथ, यानी कि शुक्र शनि मिल गए, मंगल केतु 7वें घर में, तो इसका रिजल्ट अति उत्तम होगा। और जो इनके साथ भाई इनके साथ रहते हैं उनके लिए भी ये तरक्की का मार्ग खोल देते हैं। और जब इनको कोई तकलीफ होगी तो भाई हमेशा इनके साथ खड़ा रहेगा। वो हम जानते ही हैं कि जैसे सन्नी है वो बच्चों की तरह इसे प्यार करते हैं और इसके साथ रहते हैं, इसके हर दुख सुख में साथ रहते हैं। अब बात करते हैं शनि, इनका खाना नंबर 12 में है। शनि खाना नंबर 12 में अगर हो तो राहु और केतु टेवे में कहीं भी बैठे हों वो बुरा फल नहीं देते। बुध भी अपनी शरारतों से, बुध को शरारती ग्रह कहा है, बुध भी कहीं शरारत कर रहा हो, बुध भी अपनी शरारतों से, लाल किताब में लिखा कि अपनी शरारतों से बुध भी बाज आ चुका होगा। यानी कि बुध भी यहाँ कंट्रोल है, राहु भी कंट्रोल्ड ऑटोमेटिकली और केतु भी कंट्रोल्ड है।
शनि अब रात के समय सराहने बैठकर रक्षा करने वाला सांप होगा। ऐसा सांप जो रात को आदमी के सराहने बैठ के उसकी रक्षा करता है। व्यापार और कबीला हर दो पैमाने पर उत्तम दर्जे पे होंगे, यानी कि मेजरमेंट के हिसाब से परिवार भी बड़ा और व्यापार भी बहुत बड़ा होगा, जायदाद बहुत बड़ी होगी। चाहे अरबों करोड़ों रुपए हों, मगर ऐसा व्यक्ति पैसे का लालची ना होगा, ना पैसे के पीछे घूमने वाला होगा। तो ये इस शनि 12 की ये सिफ्त होती है। भगवान करोड़ों रुपया दे दे, अरबों रुपया दे दे, उसके बाद भी वो बंदा पैसे के पीछे घूमने वाला या पागल नहीं होता। रात का पूरा आराम, रात को लाल किताब में रात को बुढ़ापा कहते हैं, लास्ट स्टेज, ओल्ड एज, यानी कि रात का पूरा आराम। बुढ़ापा ऐसे व्यक्ति का बहुत अति उत्तम गुजरता है और सुख साधनों के लिए विधाता की ताकत का मालिक होगा। यानी कि जो विधाता भगवान है, भगवान की जितनी ताकत होती है वो भगवान इसे दे देता है अगर शनि यहाँ अच्छा बैठा हो। जब शनि खाना नंबर 2 में हो, अच्छा कैसे होता है, शनि खाना नंबर 12 में हो तो, और शनि खाना नंबर 2 खाली हो, या इसके शनि के शत्रु सूर्य चंद्र मंगल वहां ना हो, तो ये यहाँ शनि बहुत उत्तम फल देता है। आप देखिए यहाँ पे सूर्य, इनका जो शनि 12वें घर में है और दूसरा घर खाली है। तो इस प्रकार तो और जो देखो लाल किताब में हर एक ग्रह के 2 फल होते हैं, एक ही ग्रह एक ही खाने में, शुभ फल और अशुभ फल। तो मैंने बड़ी रिसर्च की कि कोई भी ग्रह कहीं अशुभता में आ जाए, कोई ऐसा योग, कोई ऐसा ग्रह प्लेनेट, जैसे मैंने शनि बताया कि 12 में हो और दूसरे घर में सूर्य चंद्र मंगल बैठ जाए तो शनि खराब हो जाता है, इनका दूसरा घर ही खाली है। इस प्रकार केतु मंगल के या जो भी चंद्र बृहस्पति है, कि अगर यहाँ पे कोई और जो ग्रह खराब कर रहा हो, खराब करने वाला ग्रह कोई भी वहां पे उनके सामने नहीं आ रहा। तो इस प्रकार इनकी जो कुंडली है, हर एक तरह से कई तरह की वो जो टकराव होते हैं या जिसको कहते हैं योग खराब होते हैं, उनमें बिल्कुल नहीं आती। अब इनका सूर्य बुध खाना नंबर 10 में है। सूर्य बुध वैसे भी वैदिक में भी सूर्य बुध आदित्य योग कहते हैं, ये भी एक राजयोग है, मगर ये आम कुंडलियों में देखा गया है। मगर 10वें घर की सिफ्त क्या लिखती है लाल किताब, कहती है जी 7 पहले 2 10 घर बैठे, यानी कि ये योग पहले घर में हो, 7वें में हो, दूसरे में हो या 10वें घर में हो, असर दोनों का उम्दा हो, तो यहाँ सूर्य बुध दोनों का असर उत्तम होगा, बशर्ते कि शनि ना देखता हो, यानी कि शनि इन ग्रहों को ना देखता हो। तो आप देखिए ये सूर्य बुध जहां 10वें घर में है और शनि की दृष्टि इन पे नहीं है, तो इसका मतलब ये योग यहां भी पावरफुल होगा, क्योंकि 10वें घर में है। लाल किताब की शर्त पूरी करता है, 7 पहले 2 10 घर बैठे, असर दोनों का उम्दा हो, तो 10वें घर में बैठ के इनका असर अच्छा हो गया। सूर्य बुध इकट्ठा होने का मतलब मंगल नेक हो। सूर्य बुध कुंडली में जहां भी इकट्ठे होंगे वहां मंगल नेक हो जाता है। हालांकि इनका मंगल केतु से थोड़ा सा बद हो रहा है, मगर फिर भी दूसरे लक्षणों से जो मंगल है वो नेक हो जाता है। स्वयं कार्य करने की शक्ति अधिक, ऐसा व्यक्ति अपने काम करने की शक्ति इसमें अधिक होती है और काम करने की आदत होती है, काम ना मिलने से बेचैन रहता है और दूसरों की कमाई की तरफ उम्मीद बिल्कुल नहीं करता, ना उनकी तरफ देखता है, अपनी कमाई पर ही सब्र करने वाला हो, कम होता है वो, कमाई कम हो या ज्यादा हो। जब खाना नंबर 10 में हो और सूर्य बुध दोनों का अपना अपना उत्तम फल साथ होगा। अगर खाना नंबर 10 में ये जुटी हो तो दोनों का जो सूर्य बुध है दोनों का फल उत्तम होगा। खाना नंबर 1 और 2 के ग्रहों की दोस्ती दुश्मनी का प्रभाव भी किस्मत में शामिल होगा। अगर खाना नंबर 10 में सूर्य बुध है, खाना नंबर 1 और 2 में कोई भी ग्रह दुश्मन या शत्रु हो, उनका प्रभाव भी इस कुंडली में साथ में पड़ता है। मगर आप जब जैसा देख रहे हैं कि पहला दूसरा घर खाली है, तो यहाँ सूर्य बुध भी बहुत उत्तम स्थिति में है। अगर खाना नंबर 1 2 खाली हो तो शनि टेवे में, हाँ अगर 1 2 खाना खाली हो, अगर खाना नंबर 1 और 2 जैसे खाली है तो जैसा शनि में होगा टेवे में, वैसा फल सूर्य बुध का होगा। तो जब शनि टेवे में बहुत बढ़िया है 12वें घर में, हमने पहले भी देखा है कि शनि उत्तम हो रहा है, तो उसका मतलब ये है कि उसका जो इसका फल है सूर्य बुध का बहुत अच्छा है। शुक्र खाना नंबर 11, इनका शुक्र खाना नंबर 11 में है।
ऐसा पुरुष, शुक्र 11 नंबर घर में हो, ऐसा पुरुष हो या स्त्री हो, वो सुंदर होते हैं, धन का भंडारी और धनवान होगा, यानी कि घर में खूब धन होगा और खूब धनवान होगा, मगर हरदम स्वभाव बदलने वाला होगा, मगर धन से खाली ना होगा। हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति, इनका मूड स्विंग करता है, स्वभाव बदल जाता है, अभी गर्म है, अभी सर्द है, अभी उदास हैं, अभी खुश हैं, तो स्वभाव बदलने वाला हो सकता है, मगर इनका जो धन है, धन के मामले में ये जो ग्रह है शुक्र 11 अति उत्तम फल देता है। अब आते हैं इनकी दशा पे। इनकी जो दशा चल रही है इस वक्त, ये राहु में राहु की चल रही है। इससे पहले मंगल की दशा थी इनकी। मंगल इनका कुंडली में वर्गोत्तम है, और ना कुंडली में इसका नवांश कुंडली में मंगल इनका वर्गोत्तम था। तो उसमें जब मंगल की दशा थी इनकी 29/3/14 से शुरू हुई थी और 29/3/21 तक रही। और चंद्रमा की जो दशा थी इसमें, चंद्र में मंगल की दशा, चंद्र की दशा जो खत्म हो रही थी वो 28/3/21 तक थी, यानी कि 29/3/21 तक ये दशा रही। तो यानी कि जो छिद्र दशा थी, मंगल की जाते हुए दशा थी, मंगल वर्गोत्तम था, चंद्रमा इसमें था गजकेसरी योग में। तो मंगल की दशा में चंद्र से जब ये आए तो उसमें ये स्टैंड होना शुरू हो गए, यानी कि ये 29/3/21 से इनका जो भाग्य है वो अपनी बुलंदी की तरफ है। अब इनका राहु चल रहा है, जो चलेगा इनका राहु में राहु चलेगा इनका अभी तो 2 साल और ये चलेगा 11/12/23 तक, या दिसंबर 23 तक राहु में राहु चलेगा। फिर बृहस्पति आ जाएगा, वो चलेगा 5 मई 26 तक। और बृहस्पति इनका गजकेसरी में बैठा है और राहु इनका नवांश में उच्च है, यानी कि 5 मई 2026 तक बॉबी देओल का समय है, जो ऐसा एक समय भाग्यवर्धक समय आया है। इन 2, 2.5, 3 सालों में आने वालों में आप देखेंगे कि बॉबी देओल अपने जो जीवन की ऊंचाई है, सफलता की ऊंचाई, इसको देखेंगे। धन से और इनकी प्रसिद्धि में अप्रत्याशित इनकी वृद्धि होगी, और ऐसा हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं भी हैं बॉबी के लिए। तो बाकी इसके जो कुंडली का वर्णन था ग्रहों का, मैंने आपके साथ किया। आशा करता हूं कि आप पसंद करेंगे। अपनी पसंद नापसंद जो भी आपकी हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद, नमस्कार।